हाय एवरीवन, दिस इज अनु। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस वीडियो से हम RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने RUHS जो कि है राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए RUHS के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने टॉप 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन वीडियोस से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको इस टाइप से और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सारे एक्सप्लेनेशन है, काफी हमने शॉर्ट रखा है, प्रिसाइज रखा है, क्योंकि आप एज अ रिविजन इस वीडियो को फॉलो कर सको। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दैट्स इट। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी इज, तो इस क्वेश्चन में हमें मोमेंटम ऑफ फोटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है P इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए P होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, h होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा होता है वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पर तो हमें ये मेन फॉर्मूला पता लग गया, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट जिसे c से डिनोट करा जाता है, तो c इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू होता है। ठीक है, तो लैम्डा जैसे कि वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम न्यू इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंड c होता है स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू c अपॉन न्यू। ठीक है, ये न्यू बस इसको लेफ्ट साइड में भेजोगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट करिए, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन लैम्डा की वैल्यू c अपॉन न्यू। अब देखिए ये न्यू डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर जाकर ऊपर ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो हो जाएगी आपकी इक्वेशन P इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c। तो ये थी आपकी मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये होगा आपका। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is quantized according to Bohr's theory of hydrogen atom? तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का यहाँ पर मतलब होता है कांस्टेंट और जो कि फिक्स्ड हो। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कंजर्व्ड होता है, यानी फिक्स्ड होता है। अब एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। अब देखिए किस तरीके से कांस्टेंट होगा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। n जो है ये आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। ठीक है, अब h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, एंड पाई की वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, सेम ही होती है हर बार 3.14 इस तरीके से। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ एटम क्वांटाइज क्या होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किनाबर इज एन ओर ऑफ। तो देखिए किनाबर किस चीज का ओर होता है हमें ये बताना है। तो किनाबर जो है इसका आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है HgS। तो यहाँ पर देखिए किनाबर इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट है। तो उस तरीके से आपको सिंबल्स भी याद होना चाहिए। Ag सिल्वर होता है, As स्कैंडियम, Al एल्यूमिनियम, लेकिन किनाबर इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो हमें दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन एक अमॉर्फस सॉलिड है। अब देखिए सॉलिड्स जो है मेनली ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और सेकेंड होता है अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक ऑर्डर में होते हैं, ये ऑर्डरली अरेंज होते हैं। अमॉर्फस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो होते हैं क्वार्ट्ज एंड ग्लास। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन ए है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोल्स है, मोल्स तो नंबर होगा एक, ठीक है, एंड मास ऑब्वियसली मास जो है एंड मोल्स जो है ये टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है इनका। टेम्परेचर अगर हम कम ज्यादा करें तो मोल्स में कोई कमी नहीं होगी या फिर मोल ज्यादा नहीं होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मोलैलिटी आंसर नहीं होगा। देन हम मोल फ्रैक्शंस देख लेते हैं। मोल्स का मोल फ्रैक्शन मीन्स हम जनरली हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अगर देखा जाए सिंपल फॉर्म में बात करा जाए तो हम मोल का फ्रैक्शन ले गए हैं। तो मोल फ्रैक्शन का होता है Na अपॉन Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर अगेन जस्ट मोल की यहाँ पर बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। देन वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए WA अपॉन WA प्लस WB इनटू परसेंटेज का है इसलिए 100। तो देखिए वेट का और टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वेट कम ज्यादा करो तो अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा करो तो वेट कम ज्यादा होगा क्या, नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। तो देखिए मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, वॉल्यूम आप कम ज्यादा करोगे, टेम्परेचर आप कम ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम जो है इस पर टेम्परेचर का फर्क होगा, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिपेंड करता है मोलैरिटी पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in a lead storage battery the electrolyte H2SO4 is। तो देखिए lead storage battery जो कि कार्स में होती है ये बैटरी, अब इनमें इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 जो होता है ये 38% होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है, तो देखिए हाफ लाइफ हो जाएगा यहाँ पर, हाफ लाइफ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए हाफ लाइफ पूछा है टी हाफ पर, कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा। अब जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है हमें, जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है तो टी हाफ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 इंटू के। तो यहाँ पर के जो है के होता है रेट कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप यहाँ पर आर भी लिख सकते हो, आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इन केस हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछता आपको तो उस केस में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर पूछ सकता है या फिर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दो ही चीज जो है ये बहुत फेमस है, इस पर ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये याद रखना है आपको। लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेल्यूलोज इज अ। तो यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है ये आपका पॉलीमर चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। तो सेल्यूलोज होता है नेचुरल पॉलीमर। सेल्यूलोज एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है, जिसमें पॉलीसैकेराइड की लीनियर चेन होती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बीटा लिंक डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट, Which of the following species is not expected to be a ligand? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो है उसे हम लिगैंड नहीं कहेंगे, ये हमें बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड डी को देखिए। तो ऑप्शन ए CO, ठीक है, CO जो कि बहुत फेमस लिगैंड है। उसी तरीके से NO भी एक लिगैंड है। इथिलीन डायमाइन जो कि बाइडेंडेड लिगैंड है, लेकिन NH4 जो है ये लिगैंड नहीं है। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर यहाँ पर NH3 होता तो ये लिगैंड होता। लिगैंड क्या होता है, जनरली सेंट्रल एटम से जो एटम्स अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं लिगैंड्स। लेकिन NH3 अगर NH4 है यहाँ पर, ठीक है, NH3 होता,
NH3 होता तो यहाँ पर लोन पेयर्स होते, ऐसा एटम जिनके पास लोन पेयर हो तो उसे हम जनरली लिगेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर NH4 है तो यहाँ पर ये जो दो लोन पेयर है इसमें से एक जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक एटम ये नाइट्रोजन लूज कर देगा, तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो देखिए जब भी चार्ज आ जाता है लिगैंड नहीं बल्कि ये आयंस का फॉर्म ले लेते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है ये एक आयन है ना कि ये लिगैंड है, ये लिगैंड नहीं होगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर क्यों कहा गया है, कि उसमें क्या चीज ऐसे प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसे गुड कंडक्टर कहा गया है। तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में कार्बन का आइसोटोप होता है, ठीक है। अब जैसे जनरली कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 होता है, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री छोड़ देता है, कार्बन फ्री होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसीलिए ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर कहा गया क्योंकि उसमें फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, what are the units of k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, तो सही k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कूलम्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। कूलम्स फॉर्मूला क्या होता है, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यूनिट्स पूछा गया है, तो बस आपको यूनिट्स लिखना है हर एक टर्म के लिए। F फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो N लिखिए 1 upon 4 pi epsilon naught as it is। Q है मतलब चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो C इंटू सी हो जाएगा डिवाइड बाय R स्क्वायर, R जो कि हम डिस्टेंस एक तरीके से लेंथ मेजर कर रहे हैं तो आप m स्क्वायर लिखिए, मीटर में हम मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught c इंटू सी हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर n आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है m को आप इस साइड भेजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, nm स्क्वायर अपॉन c को नीचे ले जाइए c स्क्वायर, तो 1 upon 4 pi epsilon naught। तो देखिए यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon naught की यूनिट्स क्या हो जाएंगे, nm स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो क्योंकि ऑप्शन 2 में किस तरीके से दिया गया है nm स्क्वायर और c यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी ही इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, The wavelength of matter wave is independent of, तो देखिए ये चैप्टर आपका वेव्स चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव जो है ये किस दिए गए ऑप्शन में से किस पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है यानी किस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लैम्डा का फॉर्मूला, वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो यहाँ पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है यहाँ पर आपका मास, v है वेलोसिटी, ठीक है। तो h अपॉन देखिए इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m इंटू वी होता है आपका p यानी मोमेंटम, मोमेंटम होता है आपका m इंटू वी। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। वेवलेंथ जो है मास पर, यस मास पर डिपेंड करता है, यहाँ पर हमने देखा मास, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, v आ रहा है फॉर्मूले में, मोमेंटम m इंटू वी होता है आपका मोमेंटम, तो मोमेंटम पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये होगा चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है वेवलेंथ ऑफ मैटर, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज, तो देखिए यहाँ पर आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन पर यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन जो है ये आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो E यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, M है यहाँ पर मास, देन C है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m की जगह पर आप u लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट 1 u लिख सकते हो इंटू c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 u की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, इंटू c स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸
होल स्क्वायर। अब आप इस वैल्यूज को सॉल्व करिए, इन वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, The velocity of light in vacuum can be changed by changing। तो देखिए velocity of light पूछा गया है, वैक्यूम में हम इन ऑप्शन में से क्या चेंज करेंगे तो चेंज होगी, हमें ये पूछा जा रहा है। तो देखिए velocity of light in vacuum, वैक्यूम यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं हो, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि कांस्टेंट होती है, जो कि होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ना ही ये कोई फ्रीक्वेंसी पर है वेवलेंथ, ना ही कोई एम्पलीट्यूड पर यहाँ पर ये डिपेंड करता है। ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रहती है ये सिर्फ कांस्टेंट एक वैल्यू होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज अबव। नेक्स्ट, When boron is added as impurity to silicon, the resulting material is। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सेमीकंडक्टर से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन देखिए कार्बन फैमिली का ग्रुप है, तो ये 14th ग्रुप एलिमेंट हो गया। सिलिकॉन के राइट साइड में होता है फॉस्फोरस जो कि 15 ग्रुप होता है, एंड देन इस साइड होता है आपका बोरॉन ग्रुप जो कि 13 ग्रुप होता है। अब देखिए यहाँ पर सिलिकॉन में अगर आप फॉस्फोरस ऐड कर दो, फॉस्फोरस ग्रुप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से याद रखिए n, तो ये होता है आपका n टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में हम बोरॉन ऐड कर रहे हैं, बोरॉन 13 ग्रुप एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ पर जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव जा रहा है, तो उस तरीके से याद रखिए यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर बोरॉन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिर्फ अगर हमें सिलिकॉन पूछा होता है, यानी सिलिकॉन के खुद का अगर पूछा होता है जो कि प्योर होता है, प्योर कह रहा है, अगर प्योर सिलिकॉन होता है, इम्प्यूरिटी बोला है यहाँ पर, इम्प्यूरिटी नहीं ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिर्फ अगर प्योर कहा होता है तो उस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर इम्प्यूरिटी ऐड करी गई है तो इसीलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए प्लेन मिरर कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, ये प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में यहाँ पर अगर हम लाइट पास करें तो पैरेलल वे में पास होगी। अब पैरेलल वे में पास हो रही तो यहाँ पर कोई स्कैटर नहीं हो रही लाइट, ठीक है, ये किसी पॉइंट पर ये फोकस नहीं कर रही, ये इस तरीके से ये आगे चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से लाइट ये जो है फिर से इसी डायरेक्शन में यहाँ पर लाइट वापस आ जा रही है। तो ये एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी, ये किस पॉइंट पर जाकर मिलेगी हमें ये नहीं पता है, ये कोई एक पॉइंट पर मिलेगी आगे जाकर जो कि इन्फिनिटी पॉइंट होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। तो देखिए जब सन निकलता है तो सनराइज के टाइम पर आपको रेड रेड दिखता है सन के आसपास, उसी तरीके से सनसेट के टाइम पर भी रेड रेड दिखता है। तो ये क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, ये क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग से ये एक्सप्लेन होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, और ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर किस पर वर्क करता है हमें बताना है। तो ट्रांसफॉर्मर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसी ओनली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स जो है ये एसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, लेकिन डीसी पर जो है ये जनरेटर्स वर्क करते हैं, जनरेटर्स जो है ये डीसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें ट्रांसफॉर्मर पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एसी only. Next, electric field intensity due to electric dipole at point distance r from its center varies as। तो देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू डाइपोल मोमेंट पूछा गया एट डिस्टेंस r। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से वैरी करेगा, हमें ये बताना है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स के इनवर्स जाती है, जैसे कि हमने देखा इसके पहले भी जब हम फोर्स का देख रहे थे, जो चार्ज था Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर देखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई फोर्स लगती है तो एक डिस्टेंस जो होता है ये आपका डिनोमिनेटर में ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक बात आपको एक माइंड में रख लेना है आपको कि यहाँ पर ये देखिए ये E इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये r⁻³ तो ये माइनस में चले गया ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस में ऑप्शन डी में है r⁻³ तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी r⁻³ नेक्स्ट, the maximum distance up to which TV transmission from a TV tower of height h can be received is proportional to। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बता रहा है कि एक टीवी सिग्नल है, ठीक है, टीवी सिग्नल है जिसकी हाइट h है। अब ये कितने डिस्टेंस तक सिग्नल जा रहा है ये हमें बताना है। तो मान लीजिए डिस्टेंस हम सपोज करते हैं r यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है r ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के पावर से, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा r इज इक्वल्स टू h½ ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू कैविटी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज। तो देखिए एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है और हम यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर हमने यहाँ पर ये आपके साथ वीडियो शेयर करा है। तो एज अ रिवीजन ले रहे हैं तो हम आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं बस। तो ये जो डेफिनेशन है ये स्पर्मिएशन की डेफिनेशन है। स्पर्मिएशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, मतलब मेल के जो स्पर्म होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसके जो सर्टोली सेल्स होती है ना उसके बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्पर्मिएशन। नेक्स्ट, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड। तो देखिए ओवुलेशन प्रोसेस कौन से हार्मोन से इंड्यूस होता है, वो होता है LH एंड FSH। LH होता है ल्यूटिनेंसिन हार्मोन्स एंड FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी LH एंड FSH। नेक्स्ट, The disease elephantiasis is caused by parasite called। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिसीज हमसे पूछी गई है एलिफेंटियासिस डिसीज, इसमें क्या होता है, इसमें जो लेग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के लेग्स जो होते हैं, लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है लेग्स में, जैसे कि इट्स लुक लाइक कि एक एलिफेंट का पैर है, इस तरीके से आपको दिखता है। तो ये जो डिसीज है ये कॉज होता है पैरासाइट से जिसको हम कहते हैं वोक्रियाई बैंक्रॉफ्टी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। तो देखिए एंडोमेट्रियम जो होती है ये यूट्रस की लाइनिंग होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूट्रस। नेक्स्ट, सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स was developed by। तो सहेली जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जो कि डेवलप करा था CDRI लखनऊ ने। तो यहाँ पर CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट,